नमस्कार, मैं हूं सूरज और आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व से करा रहे हैं, कहिए कि एक ऐसे शिक्षक से करा रहे हैं जिनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके शैक्षणिक दायित्वों के बेहतर निर्वहन के लिए इन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित भी किया जा चुका है। आज मैं डॉक्टर बालेश्वर राम, पिता स्वर्गीय डेगर राम, माता श्रीमती मोहिनी देवी, ग्राम पपरो, पोस्ट चौपारण, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग, झारखंड का मैं मूल निवासी हूँ। मैं बता दूँ आपको कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई वो चौपारण KVSS+2 हाई स्कूल चौपारण से मैं 1976 में मैट्रिक पास किया था। तत्पश्चात मैं इंटर BA की परीक्षा संत कोलंबा कॉलेज महाविद्यालय से प्राप्त किया। उसके बाद मैंने MA की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय रांची से BEd कॉलेज अर्थात MA कॉलेज रांची से मैंने MA की पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री 2001 में भी प्राप्त किया। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि 4 विषय में मैंने MA की, जिसमें इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी विषयों में मैंने MA भी किया हूँ। और बालेश्वर जी, अब तो पढ़ाई लिखाई की बात हुई और मतलब आपका अध्ययन बहुत व्यापक है। जी हाँ। हाँ, तो जैसे 4 विषयों में आपने स्नातकोत्तर की डिग्री ली है, PhD है और MA भी आपने किया है और उसके बाद आप शिक्षण के ही कार्य में आए, वही पेशा आपने अपनाया। और खास करके जब आपको जाना जाता है जिस रूप में कि एक शिक्षक के रूप में विशेष रूप से आपकी पहचान है, राष्ट्रपति पुरस्कार आपको मिला है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। किसी भी शिक्षक के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार पाना एक उनके जीवन का एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। तो पपरो से जब आप निकल कर आए और जब आप दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे, तो यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, तो उन्हें ये जरूर बताइए कि वो कैसा क्षण था और कैसा अनुभव उस वक्त आपको हो रहा था जब आप राष्ट्रपति के हाथों से यह पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे। सूरज बाबू, मैं बता दूं आपको, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भी, जैसे आपने कहा। और वो क्षण जब आ आया तभी रोंगटे खड़े हो गए। जब मेरा 67वां प्रतिष्ठान में मुझे बुलाया गया था राष्ट्रपति के हाथों, अति महामहिम प्रतिभा सिंह पाटिल के हाथों से मुझे पुरस्कृत होना था। और जैसे ही 67 आया, डॉक्टर बालेश्वर राम का नाम लिया गया, तो शरीर में जो है एक अजीब सी खुशी नजर आई। और जब मैं महामहिम प्रतिभा जी के हाथों से जब मेरे हाथ में वह पुरस्कार रूपी मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया, मात्र 15 सेकंड का समय वो होता है और उसी अवधि में मतलब कि आपका फोटो भी खींची जाती है और तत्पश्चात आप आगे बढ़ते हैं। तो वह 15 सेकंड का क्षण जैसे बीता और जैसे मैं आगे बढ़ा, उस समय सचमुच में मेरे आँखों से आंसू निकल आए। और सच में बताऊं तो भगवान तो है ही है, लेकिन सबसे पहले जो स्मरण आया वह मेरे पिताजी आए। अच्छा। सबसे स्मरण में मेरे पिताजी आए जो स्वर्गीय हो चुके थे। तत्पश्चात मेरी माँ आई और वह आंखों के सामने आंसू टपका और माँ के साथ मैं महुआ चुनने के लिए जंगलों में मैं जाता था। तो उसी स्कूल, जिस स्कूल से मैंने पढ़ा और जिस स्कूल में मैंने प्रधानाध्यापक पद अर्थात प्राचार्य के पद सुशोभित किया, और वहीं से मुझे राष्ट्रपति भवन आने का मौका मिला, तो वह क्षण भी माँ का आंचल का में लगा कि माँ का मैं आंचल में हूँ और उन्हीं के ये आशीर्वाद स्वरूप एक प्रसाद मुझे मिला।
और ये डॉक्टर बलेश्वर राम जी, एक बात तो है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, ये एक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, दुनिया भी इस बात को मानती है। लेकिन दुनिया सिर्फ इसी बात को देखती है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का जो संघर्ष है, जो चुनौतियां हैं, और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर देने का जो संकल्प है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन चीज़ों को आप कैसे याद करते, चूंकि आप तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एक लंबा दौर शिक्षा के क्षेत्र में आपने गुजारा है, तो इन चीज़ों को देखकर आप जब पीछे देखते हैं आज, तो कैसा लगता है, क्या अनुभव होता है? जी हाँ सुरेश बाबू, मैं बता दूं आपको, हालात बहुत बदले हैं। मेरी बचपना का जो उम्र था वह लगभग 80 के पूर्व के दशक का था, है ना। और 80 के बाद के दशक अर्थात 42 वर्षों के बाद का जो समय आया है, वो काफ़ी बदलाव आया है। और हर अभिभावक, हर माता पिताजी, हर गार्जियन जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को मैं शिक्षा दीक्षा ऐसा दूं कि मेरा नाम रोशन करे, लेकिन उसके पीछे ये भी राज ये है कि गार्जियन नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कोई काम सौंपे, कार्य सौंपे, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई में बाधा पहुंचे। ये सोच है मतलब अभी के गार्जियन, है ना। लेकिन 80 के पूर्व के दशकों की, चाहे माने जिनका भी नाम आप ले सकते हैं, है ना, जो भी विद्यार्थी आज ऊंचाई पर पहुंचा है, उस दशक में चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या शेष हो या साहूकार हो, किसी न किसी रूप में बच्चे अपने गार्जियन को सहायता, सहयोग, कार्य भागीदारी निभाते थे। हाँ, मतलब दोनों काम होता था। हाँ, अपनी पढ़ाई लिखाई भी करना और अपने गार्जियन को यथासंभव जहां जरूरत पड़ता था कि मदद किया जाए अपने गार्जियन को, तो वो अपने गार्जियन को काम करने में, सहयोग करने में पीछे नहीं आते हो। चाहे वो किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, चाहे वह काश्तकारी वर्ग से हो, है ना। किसी न किसी वर्ग से जो भी आगे बढ़ा है मैंने देखा है। जैसे मान लीजिए हमारा उदाहरण के चौपारण में एक अनिल जैन विद्यार्थी था, मेरा दोस्त था, है ना, पढ़ने में बहुत ही था, फर्स्ट हुई करता था क्लास में। तो उसका पुश्तैनी व्यवसायी ये कपड़े की दुकान का था। तो कभी कभी तो मैंने देखता था कि वो अपने पिताजी के साथ दुकान में बैठता था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि बैठा तो उसका समय बर्बाद हो गया, अपना पढ़ाई लिखा करके ही बैठा था। अब मैंने बचपन में ही जो है मैंने खेतों में काम किया, मैं कुदाल चलाया, फौरा चलाया, बिहन कबाया, बिहन किया, हल जोता, जाते थे। सबने मैंने काम किया, धान काटा, ये सारे काम करते हुए मतलब कि मैं यहाँ तक पहुंचा। तो ये तो पहले एक आज के तारीख में मानसिकता बदली है कि बच्चों को ज्यादातर फोकस किया जा रहा है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जी हाँ, ये बदलाव महत्वपूर्ण बदलाव है, बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। ये बदलाव आया है। अच्छा, लेकिन जैसे अब बात करते हैं, आप ही के जीवन की ओर लौटते हैं। जैसे कि आप जब स्कूल में जब अपनी सेवा दे रहे थे, सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, तो सरकारी स्कूलों की स्थिति आज की तारीख में भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। स्थितियां बदली है निसंदेह, लेकिन वहां पर काम करते हुए, चूंकि चौपारण जैसे दूर दराज का ग्रामीण जो इलाका है, वहाँ पर कई तरह की चुनौतियाँ थी, लोगों को सोच बदलने की ज़रूरत थी, स्कूलों के भीतर की जो व्यवस्था थी वहाँ बदलने की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत थी। तो इन सब चीज़ों को कैसे आप कर पाए? हाँ सुरेश बाबू, अब मैं बता दूं आपको, आपने ठीक ही सवाल पूछा कि अभी के हालात और उस वक्त के हालात में बहुत अंतर था। और अभी जब चौपारण में आप एज ए प्रचार के रूप में आप गए, तो आपके साथ भी परिस्थितियाँ या परेशानियाँ या समस्याएं भी खड़ी होगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जब जोगदान किया चौपारण में, तो लगभग 150 बच्चे नामांकित थे और शिक्षक का घोर कमी था, भौतिक सुविधाएं नगण्य था, वातावरण, शैक्षिक वातावरण जो है बिल्कुल नहीं बराबर था, और न बच्चों को पढ़ने की ओर जिज्ञासा थी, और न गार्जियन भी उदासीनता की ओर जा रहे थे, क्योंकि साधन नहीं था तो क्या करते आखिर में। तो मेरे लिए तो चुनौतीपूर्ण व्यवस्था थी। मात्र 6 शिक्षक
हमारे विद्यालय में थे, और कोई भी साइंस और इंग्लिश के टीचर तो थे ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि जिस हालात से मैंने शिक्षा ग्रहण किया है जिस विद्यालय से, और उस विद्यालय में मुझे मुख्य रूप में यदि भेजा गया है, तो यदि मैं शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ना करें तो शायद मेरे लिए बेईमानी होगी, शायद मेरे लिए बेईमानी होगी। तो मैंने इस पर बहुत मंथन किया, और तब मंथनोपरांत जो है एक मुझे विचार आया, और वो विचार को जो है कुछ लोगों के साथ में मैंने शेयर किया, और जिन लोगों के बीच में मैंने शेयर किया तो उन्होंने कहा नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं, यदि कुछ नवयुवक आपके साथ आ जाते हैं, टीचर नहीं है और न टीचर आने की संभावना है, तो नवयुवकों की सहायता से आप विद्यालय चला सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा आपका सहायता माना जाएगी। इसी क्रम में माननीय विधायक, तत्कालीन विधायक जी से मैंने बात की, और अभिभावकों से मैंने बात की तो एक बैठक में बुलाया, और बैठक में सभी ने एक स्वर से ये स्वीकार किया कि जो नवयुवक सेवा देना चाहते हैं विद्यालय में, तो उन नवयुवकों से सेवा ली जाए, और बदले में कुछ राशि उन लोगों को हम लोग अति कंट्रीब्यूशन के रूप में देंगे, और वो सभी शिक्षक आपस में एक अनुदान के रूप में बांट लेंगे। उसमें शिक्षकों का भागीदारी नहीं रहेगी, उसमें कुल शिक्षक जो पढ़ाएंगे, हाँ, जो युवा पढ़ाने के लिए, हाँ, उन आपस में अति कंट्रीब्यूशन करके कर लेंगे। ये माननीय विधायक जी का सहमति आई, और आम गार्जियन का भी ये सहमति आई। तत्पश्चात वैसे एक का करके जो है करीब 30-35 शिक्षक हमारे नवयुवक आज जुटे, चाहे वो मैट्रिक में पढ़ रहे हो, चाहे इंटर में पढ़ रहे हो, चाहे बीए में पढ़ रहे हो या बीएससी में पढ़ रहे हो, आए, पढ़े, पढ़ाए, और खुद को उन्होंने इग्नू से, उसी स्कूल से बीएड भी उन्होंने किया। आज 7-8 वही लड़के जो जिनके आशा में किरण नहीं थी, है ना, वही उन शिक्षकों को आशा की किरण जगी। आज करीब 10 शिक्षक बन करके चौपारण ब्लॉक में ही सेवा दे रहे हैं। उसमें से एक मुकेश कुमार सिंह भी है। तो ये बदलाव मतलब आपने किया कि मतलब ये गांव के ही जो युवा थे उनको निकाल कर लाए, और स्कूल को बेहतर तरीके से संचालित करने में उनकी मदद ली आपने। और इसके अलावा और कौन कौन से बदलाव आपको जब याद करते हैं उन चीज़ों को, तो कौन कौन से बदलाव को आप महत्वपूर्ण मानते हैं जो उस समय आप कर रहे थे? जी हाँ जी, उसमें सबसे पहले तो हमको महत्वपूर्ण लगा कि बच्चों में हम जबरदस्ती थोप कर ना पढ़ाएं, है ना, हम उनके अंदर में ऐसी जिज्ञासा पैदा करें कि स्वयं पढ़ने के लिए वो उत्सुक रहे। यहाँ तक कि गार्जियन में भी हमने वो उत्सुकता भरने का काम किया, और मासिक बैठक मैंने की, और इसके लिए जो है कई कार्यक्रमों को मैंने आयोजित किया, और उसको जिम्मेदारी बनाने का काम किया। जैसे वृक्षारोपण, फूल पत्तियां सब लगाने का काम मैंने बहुत किया। मैं हजारीबाग से ही मतलब कि 2 झोला में भर करके मैं प्रतिदिन ले जाता था, और हर दिन लगाते थे, जो लगभग 7,000 के आसपास। आज उस विद्यालय में पेड़ पौधे भी अभी आपको मिलेंगे, लगे हुए मिलेंगे उसी तरह से। और फिर इसी तरह जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर बच्चों को उत्प्रेरित किया। संगीत, नृत्य कला, डेंटिंग, पेंटिंग, सभी कलाओं में हमने ध्यान दिया, और अच्छा सामने में आया। इसी तरह से खेल कूद, स्पोर्ट में भी बच्चों को मैंने आगे बढ़ाया, और मेरे बच्चे जो हैं सो वो राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे खेल कूद में गए। यहाँ तक कि शोध के क्षेत्र में भी मैंने विद्यार्थियों को उत्प्रेरित किया। ये बड़ी मतलब हाँ, बड़ा परिवर्तन वैज्ञानिक शोध में। तो एक लगातार 3 साल तक बच्चे जो हैं हमारे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए भी चुने गए। तो इस तरह जो है से हर मेधा, हर कला की वो जो है मैंने विशेष ध्यान दिया, और खास करके बच्चों को जो है विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का काम किया। और थ्योरेटिकल और व्यवहारिक दोनों स्तर से जो हमारे पूर्व बिल्कुल बंद था, लाइब्रेरी ये सब सारे बंद थे, उसको मैंने खुलवाया, साफ सुथरा करवा करके बच्चों को प्रैक्टिकल
करवाते रहे और बच्चे भी करते रहे और इस तरह से जो है एक अजीब माहौल बन गया और ऐसा माहौल बना कि सूरज बाबू को कल्पना नहीं करेंगे कि गया का डीएम भी KBSS+2 स्कूल को निहारने के लिए करीब करीब 3 घंटे वो मेरे विद्यालय में बैठे। कौन उपायुक्त थे उस वक्त? EM सिन्हा नाम के डीएम थे गया का, वो आए थे और चूंकि हजारीबाग जिला का पड़ोसी जिला गया है तो कई स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो है वह भी मेरे विद्यालय में वो आते थे अपने कि बदलाव कैसे हो रहा है उन चीजों को देखने के लिए। यहाँ तक कि जो है से BED कॉलेज हजारीबाग का प्रिंसिपल केन दुबे साहब है ना, चूंकि मैं BED कॉलेज से ही संबंधित रहा हूँ, मैं चूंकि 10 साल BED कॉलेज का एज ए लेक्चरर में रहा, तो उस लिहाजन जो है माननीय वो हमारे श्री केन दुबे जो है सर जी, वो BED के प्रशिक्षुओं को जो है वो व्यवहारिक रिकॉर्ड और अध्यापन कार्य को दिखाने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष KBSS+2 उच्च विद्यालय में वो अपने शिक्षकों के साथ और विद्यार्थी प्रशिक्षुओं के साथ आते थे और करीबन 4-5 घंटे प्रशिक्षु विद्यार्थी BED वाले जो हैं वो आते थे और सीखते थे और ज्ञान वर्धन उनमें बढ़ता था। कि मतलब कि परिवर्तन के बयार ऐसी थी कि मतलब चौपारण की पर्दे से बाहर उसकी चर्चा होने लगी। हाँ, वहाँ अधिकारी लोग आने लगे, स्कूल महाविद्यालयों के शिक्षक लोग आने लगे, तो एक बड़ा परिवर्तन था। अच्छा, जैसे वहाँ यहाँ तक बता दूं मैं सूरज बाबू, तत्कालीन RDD सिक्के त्रिपाठी वो 3 बार विजिट की मेरे स्कूल में और बगल में बहिया हाई स्कूल को वो घूमते हुए आए, इटखोरी घूमते आए हुए। वहां पर कुछ शायद उनका कुछ गलतियां रही होंगी, तो तत्कालीन प्रधानाचार्य सुशील कुमार झा जी थे वहां, तो उन्होंने कहा उनको कि सुशील झा जी अब बुरा नहीं मानेंगे, आप थोड़ा सा अपने कली के साथ जो है वो चौपारण हाई स्कूल भी आप जाकर के विजिट कर लेंगे कि विद्यालय प्रशासन, विद्यालय मैनेजमेंट कैसे और किस रूप में चलाया जाता है, इसको माने जीवन में उतारने की जरूरत है। तो सिक्के त्रिपाठी सर जी, चूंकि उनके अंदर में 6 जिले होते पड़ते थे, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह और बोकारो, सब इसी में था पूरा उत्तरी छोड़ना। तो जहां भी जाते थे तो ये KBSS+2 चौपारण हाई स्कूल के नाम तो जरूर आता था। मतलब एक मॉडल स्कूल के रूप में पूरे मतलब प्रमंडल में इसकी चर्चा हो रही थी। जी हाँ। तो जैसे जब कोई बदलाव आप कर रहे हो तो अगर उसको समाज स्वीकार करता है, उसको प्रोत्साहित करता है, तो वो भी एक बड़ी बात होती है। तो आसपास के जो आपके गांव के जो ग्रामीण है या आसपास के जो लोग थे, इन चीजों को कैसे देख रहे थे और कितना सहयोग उनका मिल पाता था आपको? जी हाँ, अगल बगल के स्कूल जो चल रहे थे, है ना, तो चल ही रहे थे, लेकिन जब यहाँ की सुधार की प्यार जब वहां तक पहुंचा तो सभी विद्यालयों में जो है करीब करीब जो है चर्चा होने लगी कि जो नए प्रिंसिपल साहब आए हैं, है ना, वो चौतरफा मतलब कि चतुर्थ विकास के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो जब चर्चाएं होती थी और जब चूंकि मुझे घूमने की आदत तो नहीं थी, लेकिन कहीं अनायास यदि किसी गार्जियन से मुलाकात हो जाती थी, अनायास किसी शिक्षक महोदय से मुलाकात हो जाती थी, या अनायास जो सीनियर हमारे स्कूल के विद्यार्थी रहे हों, है ना, अनायास मिल जाते थे, तो मुंह पर तो थोड़ा सा बड़ाई कर ही देते थे कि सर आपके आने से जो है स्कूल जो है विकास की ओर है, हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सो बस हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से विद्यालय का विकास करते रहें, हम आपके साथ में हैं। तो मेरा भी मनोबल ऊंचा रहता था, मेरा भी काम करने को जो है वो दोगुना और उत्साह और वो बढ़ता था। माननीय सांसद महोदय जो हैं, तत्कालीन सांसद पूर्व विदेश और वित्त मंत्री माननीय जसवंत सिन्हा जी भी हमारे विद्यालय में 2 बार आए, है ना। एक बार तो चीफ गेस्ट के रूप में एनुअल फंक्शन के रूप में आए थे, उन्होंने उसमें आए थे तो करीब 20,000 की भीड़ थी उनके विचार सुनने का और अधिकार करने का। दूसरी बार जो है वो ये सांसद जब बने
राज्यसभा का। तो भद्रकाली माँ का पूजा करते हुए लौट रहे थे, तो फिर मेरे विद्यालय में आए, हम लोगों ने सम्मानित किया। तो 2 बार माननीय सांसद महोदय का भी पदार्पण हुआ। पूर्व सांसद महावीर विश्वकर्मा जी भी आए, है ना। तत्कालीन विधायक उमा सकला जी तो थे ही, पूर्व विधायक मनोज यादव जी का भी बहुत अति सहयोग मिलते रहा। और इस तरह जो है मतलब कि करीब करीब सभी गार्जियनों का, सभी विद्यार्थियों का और आम लोगों का भी जो है से हमेशा प्रोत्साहन और मनोबल बढ़ाने का काम हमें मिलता रहा, जो हमने कुछ करके दिखाए। आज की पीढ़ी के जो शिक्षक हैं जी। उनको क्या कहना चाहेंगे और वो कैसे आगे बढ़े, बेहतर कर पाए? क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ संभावनाएं नहीं थी वहाँ संभावनाएं बनी जी। और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनी जी, गई, जी। सुनाई देने लगी। जी। तो आज कैसे बदल सकते हैं जो शिक्षक आज की पीढ़ी है और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पदस्थापित है, तो उन्हें क्या बदलने की जरूरत है और किस तरह से काम करने की जरूरत है? नहीं, सुरेश राहुल, आपने ठीक, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि आज के पीढ़ी के जो शिक्षक हैं, है ना, उसमें क्या बदलने की जरूरत है या क्या उनमें कमी है या क्या मैंने बेहतर शिक्षा कर सकते हैं। तो आपने ठीक है कहा, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि खास करके झारखंड में 2000 में जब बिहार से जब अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया, तो 2000 से लेकर के 2010 के बीच जो है शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। और 10 साल में जो है हमारे पुराने शिक्षक सभी सेवानिवृत्त हो गए करीब करीब। तो आने वाले नया जनरेशन को पुराने शिक्षकों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, घुल मिलकर काम करने का मौका नहीं मिला, जिसका परिणाम देखने को जो मिल रहा है वह यह मिल रहा है कि अगले पीढ़ी से उनको कुछ नई चीज सीखने का या काम करने का मौका नहीं मिला। तो वो जो जनरेशन गैप जो हुआ ना, तो वो बहुत बड़ा झारखंड के लिए हितकर साबित हुआ, ऐसा यह हो रहा है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और आज तक जो है करीब करीब सरकारी शिक्षक के जो 1997 के पूर्व जितने जो थे वो करके रिटायर कर गए, एक भी शिक्षक अब नहीं रह गए। 2010 में जो नियुक्ति हुई वही शिक्षक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माने ये इनमें काबिलियत नहीं है, नहीं, काबिलियत तो इतनी जबरदस्त भरी हुई है इन शिक्षकों में कि कहना ही नहीं है। तो अपनी क्षमताओं का वो सदुपयोग कैसे करें, इस बारे में उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे? हाँ, ये काबिलियत तो उनमें कुछ भरा हुआ है और करीब करीब सभी शिक्षक इस बात को मानते हैं कि हमें बेहतर शिक्षा देना है। लेकिन शिक्षक से हम जब मेरी मुलाकात होती है अनायास, तो अब जो हाल चाल पूछते हैं तो बताते हैं कि सर अभी तो हम लोग पढ़ाने के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज का जो दायरा इस कदर बढ़ गया है कि एक दिन में 50, 20, 30, 40, 50 पत्र आते हैं और उसका जवाब तुरंत देना होता है। पढ़ाई छोड़ करके भी हम लोग को गैर शैक्षणिक कार्य में उन्हें ज्यादा लगाया जाता है। तो सरकार की तरफ से भी यहाँ पहल करने की जरूरत है। एकदम सरकार की ओर से तो बिल्कुल एकदम शिक्षकों को पूर्ण रूपेण मतलब मुक्त छोड़ देना चाहिए, मुक्त छोड़ना चाहिए और पढ़ाई की जवाबदेही उन पर सौंपनी चाहिए। बावजूद इसके डॉक्टर बालेश्वर राम जी, ये बताइए कि और कैसे बेहतर कर पाए, क्योंकि आप इन तमाम परिस्थितियों से जूझ कर निकल कर सामने आए, बेहतर कर पाए, तो एक सलाह या संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा यंग जनरेशन शिक्षकों को कि समय पर स्कूल जाएं और सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार उनकी पढ़ाई पूर्ण रूपेण बच्चों से घुल मिलकर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें कि बच्चे को यह लगे कि हम
स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो ये हमें लग रहा है कि हम घर में भी पढ़ रहे हैं, यानी घर की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में उसे अंतर ना लगे। और ये भी लगे बच्चों में कि जो हमारे शिक्षक हैं वो हमारे शिक्षक नहीं है, हमारे गार्जियन हैं, हमारे मार्गदर्शक है। उसके अंदर में ये जज्बा को पेश आने घुल मिल करके उसमें घुस करके ये महसूस कराना होगा बच्चे आपके ओर आकर्षित होने चाहिए। जब तक बच्चे शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं होंगे तब तक बेहतर शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। और हमारी बातचीत भी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन चलते चलते हम चाहते हैं कि जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, हाल में भी मुख्यमंत्री के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, तो थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपको इस तरह से सम्मानित किया गया। ये यदि सम्मानित की बात आप करें तो राष्ट्रपति पुरस्कार के अलावा भी सैकड़ों पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है और विभिन्न संस्थानों से, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कई संस्थानों ने जो से मुझे बेहतर शिक्षा, वातावरण और पर्यावरण और ये स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है बेहतर कार्य करने के लिए जो है सम्मानित किया गया है। इसी कड़ी में जो है झारखंड के 21वीं वर्षगांठ विधानसभा का मनाया जाना था और उसी में जो है माननीय युवा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी दूरदृष्टि का ही ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक शिक्षकों को सम्मानजनक स्थिति नहीं देखा जाए और यह नहीं दिया जाए तब तक झारखंड का शिक्षा बेहतर नहीं हो सकता है, वास्तविक प्रगति नहीं हाँ। होगी। तो उन्होंने यह मन बना लिया कि अब तक झारखंड में जितने राष्ट्रपति से पुरस्कृत शिक्षक रहे हैं उन लोगों को विधानसभा के वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उनको विशेष सम्मानित करना चाहिए हम लोग को, और उनके द्वारा किया भी गया। और महामहिम राज्यपाल महोदय की गर्ममयी उपस्थिति, विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी और आलम जी जो मंत्री भी हैं और ये के अलावा भी जो है वो रामचंद्र चंद्रवंशी जी जो उत्कृष्ट विधायक भी थे, उनकी उपस्थिति में जो है झारखंड के तमाम राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षकों को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया, जिसे हम लोग सम्मान पा करके शिक्षकों को भी मैं प्रेरित करता हूँ कि भाई यदि आप मेहनत करेंगे तो उसका पुरस्कार कहीं नहीं कहीं, और वो पुरस्कार जब भी मिलना होगा वो मिलेगा ही। बिल्कुल, कि मतलब अगर कुछ बेहतर करते हैं, अगर संघर्ष है हाँ, तो सफलता भी है और सम्मान भी है, हाँ, समाज में है, तो वो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। बालेश्वर जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस जीवन के जो संघर्ष है, जो सफलताएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, उससे समाज आगे भी प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा। आपने हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी बात की और शैक्षणिक जीवन पर बात की, उपलब्धियों पर बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आपको भी।